बच्चे कल आपको होमवर्क में 4 क्वेश्चंस दिए थे, हो गए हैं वो चारों क्वेश्चन? 9 का नहीं बना। 9 का नहीं बना। इनकम स्टेटमेंट थी, क्या दिक्कत आ रही है बताओ? एक बार वर्किंग तो दिखाओ, कुछ क्या काम किया लेकर आओ फटाफट से। हाँ जी बच्चे, आपको जस्ट अभी 5 मिनट पहले आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सोल्यूशन फाइल डाली है। सभी बच्चे वहां से क्विकली अपने सोल्यूशंस वेरीफाई करेंगे। ये वर्किंग किस चीज की है, एमओएस वगैरह तो इससे हो जाएगा। फाइनेंशियल लीवरेज आप यूज कर रहे हो, ये ठीक जा रहे थे। इंटरेस्ट लो, फाइनेंशियल लीवरेज गिवन है क्वेश्चन में। इंटरेस्ट लो, ईबीआईटी की वैल्यू आई थी। हाँ जी सभी बच्चे वेरीफाई करें फटाफट से। आपके पास चारों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन उसमें है कि नहीं, पहले तो ये देखो। क्वेश्चन नंबर 9, 13, 16 एंड 18। मेरा क्वेश्चन वेरीफाई हो गए थे सारे। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 9 में, 13th में चलेगा चलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। राउंडिंग ऑफ को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में बताओ। नेट फंड फ्लो, हाँ जी। नेट फंड फ्लो को अभी के लिए आप अज्यूम कर लो नेट कैश फ्लो। 1825 तो बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, ये कोई नई कैपिटल नहीं आई होगी, कहीं पर कोई इंडिकेशन नहीं है। नेट फंड आप ऐसे बोलो, नेट फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या ओवरऑल नेट फंड फ्लो ऐसे ही बोल दो, खत्म करो। मतलब नथिंग इसमें वो पुराने वाला ही है। हाँ जी डन, बढ़ सकते हैं आगे। यस नाउ जस्ट बिकॉज ये 4 क्वेश्चन के आपको सोल्यूशन मिल गए, इससे कहीं ना कहीं एक ये प्रेसिडेंट सेट नहीं होना चाहिए कि मैम कभी भी होमवर्क चेक नहीं करेंगी। कभी भी कोई भी पॉसिबिलिटी होगी मेरे पास, मैंने आके रैंडमली किसी की भी कॉपी मंगवा लेनी आगे, और फिर कॉपीज तो कभी भी चेक हो सकती है। होमवर्क को लेकर यू शुड ऑल बी अपडेटेड ईच एंड एवरी डे। अपनी तरफ से मैं चाहती तो पूरे चैप्टर का होमवर्क इन 1 डे भी दे सकती थी, मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चंस दिए हैं। मैं बाइफरकेट कर करके ही आपको होमवर्क दूंगी। बेटा हो गया वेरीफाई, हो गया? हाँ जी नाउ आज मेजॉरिटी काम आप लोगों का ही होगा। उसके लिए एक बारी क्विकली मुझे रिकॉल करवाओ। इफ आई आस्क यू कि यार सेल्स चेंज होने पर ईपीएस पर इम्पैक्ट आ रहा है, ये कौन सी लीवरेज होगी? माइंड लीवरेज। सेल्स चेंज होने पर ईबीआईटी इम्पैक्ट हो जाए, कौन सी लीवरेज? ऑपरेटिंग लीवरेज। फिर ईपीएस चेंज चाहिए, उसके लिए वी आर ओके विद चेंजिंग ईबीआईटी। कई बार ऐसे भी होता है, कौन सी लीवरेज है जो ईबीआईटी टू ईपीएस कनेक्शन करती है? फाइनेंशियल लीवरेज। बस इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। आप सभी को तीनों लीवरेजेस के इनकम स्टेटमेंट वाले फॉर्मूला याद है, परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूला याद है। नाउ यू विल ऑल हैव टू गिव मी अ रिमाइंडर। रिमाइंडर एक क्या, कि ना मेरी ही राइटिंग में एक समरी है काइंड ऑफ इस चैप्टर की। ठीक है, तीनों लीवरेजेस की छोटी सी एक समरी है। आपको अपनी कॉपीज के बैक में इस चैप्टर की समरीज नोट करनी शुरू करनी होगी। एफएम में हम ये करते हैं कुछ कुछ चैप्टर्स में, जैसे आगे भी चैप्टर्स आएंगे तो हम समरीज काइंड ऑफ नोट करते जाते हैं। राइट है जी, वो रिमाइंडर देना है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। थिंग इज, क्लास का टाइम, मैं फाइल्स आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, क्यों मैंने होमवर्क वाली फाइल शेयर की, कि बेटा जी क्लास का टाइम ना वेस्ट हो टू कंफर्म दी आंसर। सभी बच्चों ने काम किए होते हैं, बस आंसर कंफर्म करने में, वेरीफाई करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए पहले से ही मिल रहा है। इसलिए समरी भी आपको मेरी राइटिंग में, ऑब्वियसली मेरी राइटिंग हमेशा हर किसी को समझ नहीं आती, कुछ भी ना समझ में आया मुझसे कल की क्लास में पूछ लेना। एक और रिमाइंडर देना है कि कल ना हम फाइनेंशियल लीवरेज का एनालिसिस कर नहीं पाई थी, जो हमारे पास पेज नंबर 4.6 पर है।
राइट, ये टेबल अभी भी हमारे एंड पर पेंडिंग रहता है, ये करेंगे बट अभी नहीं, एकदम से नहीं। रिमेम्बर जैसे हमने ऑपरेटिंग लीवरेज का एनालिसिस किया था, वैसे इसका भी करेंगे बट अभी नहीं, अभी नहीं, कुछ क्वेश्चंस करने के बाद। सीक्वेंस के हिसाब से एज फार एज आई कैन सी क्वेश्चन नंबर 14 पर सभी बच्चे आ जाएं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 4.14, क्वेश्चन नंबर 14, आइए स्टार्ट करते हैं। A company had the following balance sheet as on 31st March 2014. हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, 15% डिबेंचर्स है, करंट लायबिलिटीज है, फिक्स्ड एसेट्स है, करंट एसेट्स है। एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इज एज अंडर। फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब ये फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेटिंग वाली फिक्स्ड कॉस्ट है जी, ठीक है। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो, वेरिएबल कॉस्ट रेशो मतलब वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का कितना परसेंट है। फिर टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो, बच्चे हमारे पास एनीवे रेशो एनालिसिस चैप्टर आएगा, उसमें हम इसे पढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला होता है जी सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। आपको गिवन है क्वेश्चन में टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो, मैंने आपको इसका फॉर्मूला बता दिया, इट इज सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। तो मुझे बताओ यहां से आपको क्या पता चल जाएगा। सेल्स, क्योंकि हमको बैलेंस शीट से टोटल एसेट्स तो दिख ही रही हैं, राइट। इनकम टैक्स रेट गिवन है जी, कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड कमेंट। कैलकुलेट भी करना है, कमेंट भी करना है, क्या क्या, ईपीएस और तीनों लीवरेजेस। बेटा कमेंट मतलब एक एक लाइन में इनकी डेफिनेशन की ये चीजें इंडिकेट क्या करती हैं। अब आप पहले वर्किंग नोट बना लो एसेट्स टर्नओवर रेशो का। पहले सबसे पहले तो एसेट्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला लिखो कॉपी में। इट इज सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, और यहां से मुझे सेल्स बताओ कितनी आ रही है, 50 करोड़। जब आपको पता है सेल्स 50 करोड़ की है, आप इनकम स्टेटमेंट बनाइए और ईपीएस तक ले जाइए, करेंगे काम शुरू। आज आपका लेक्चर नंबर 4 है। वेन एवर यू आर रेडी विथ ईपीएस मुझे बता देना। ईपीएस, सारा ईपीएस, हाँ जी। ईपीएस 16.8 कंफर्म करो, और साथ के साथ ही इसका कमेंट लिखना है। कमेंट मतलब ईपीएस का मतलब क्या है, व्हाट डज इट इंडिकेट। ऑपरेटिंग लेवरेज 1.296। मैं कंफर्म कर देती हूँ, कमेंट लिख लिया आपने, साथ के साथ कमेंट लिखते चलो ना, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड कमेंट।
सो ईपीएस का कमेंट क्या है? इट इंडिकेट्स अर्निंग पर शेयर विच इन्वेस्टर्स कैन यूज इन मेकिंग देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हमें शेयर खरीदना है कंपनी का, नहीं खरीदना, उसके लिए ईपीएस कैन बी वन ऑफ द इंडिकेटर्स। हाँ जी, उसके बाद ऑपरेटिंग लीवरेज। 1.2. हाँ, और अब ये भी लिखना है कि ये इंडिकेट क्या करती है। It indicates impact on EBIT due to changes in sales. That's it. Financial leverage 1.125. ठीक है। हाँ जी, जैसे आपने ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए कमेंट बनाया वैसा ही कमेंट आप फाइनेंशियल लीवरेज के लिए बनाए। किसका इम्पैक्ट किस पर? It indicates impact on EPS due to changes in, बताओ बताओ, फाइनेंशियल लीवरेज में it indicates impact on EPS due to changes in। कमाल कर रहे हो। इसका परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला बताओ क्या है? फाइनेंशियल लीवरेज का परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला बताओ। EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। कमाल कर रहे हो भाई, 3 दिन हो गए पढ़ते हुए। combined leverage 1.25. कंबाइंड एवरेज 1.8 इंडिकेट्स। अब बताओ, इम्पैक्ट ऑन क्या चीज अफेक्ट होती है? EPS ड्यू टू चेंजेस इन। ठीक है, लीजिए। फोर्टीन क्वेश्चन हो गया। आर वी डन टिल क्वेश्चन नंबर 18? ये सब क्वेश्चन अगर सभी को, अब किसी और क्वेश्चन में भी कमेंट पूछो तो ये एग्जैक्ट सेम से। इनफैक्ट पुरानी स्कीम में एग्जामिनेशन क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स में इमेजिन करो यही काम करना है जी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 10 मार्क्स का पुरानी स्कीम में। बट आपकी स्कीम में अब होता क्या है कि जो 10 मार्क्स की चीज है प्रोबेबली इन्होंने आईसी वालों ने 8 मार्क्स की बना दी है। उन्होंने वही चीजें रखी, साथ में जोड़ दिया 30 नंबर का एमसीक्यू। पेपर लेंथी हो गया है 2024 ऑनवर्ड्स। बट ठीक भी है, ये तो 5 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए था। डेफिनेशन बेसिकली बता रहे हैं हम, लीवरेजेस की डेफिनेशन बता रहे हैं। जो लीवरेज की डेफिनेशन है वही उसका फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज वाला। हाँ जी, डन। EPS, इट इंडिकेट्स EPS विच इन्वेस्टर्स कैन यूज इन मेकिंग देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मतलब किसी को शेयर खरीदना है या नहीं खरीदना, उसके लिए वो कंपनी का EPS देख सकता है। ठीक है, बच्चे कंफर्म करें, आर वी डन टिल क्वेश्चन नंबर 18? पूरा पूरा, कुछ बीच में कुछ रह तो नहीं गया कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 19 इज लॉन्ग टर्म पेंडिंग, आपको पहले से पेंडिंग लिस्ट में लिखवाया हुआ है। हाँ जी, लास्ट रो सभी का हो गया क्वेश्चन। चरणजीत आपके पास भी हो गया क्वेश्चन? बेटा क्वेश्चन नंबर 20 की रीडिंग ले, है तो आपका होमवर्क भी। क्वेश्चन नंबर 20 की रीडिंग ले, होमवर्क में है वैसे आप। इसमें ना एक लाइन है, सेल्स टू वेरिएबल कॉस्ट रेशो 150%। इसका क्या मतलब है? सेल्स वेरिएबल कॉस्ट का 150% है। यानी कि अगर सेल्स 60 लाख है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 60 लाख डिवाइडेड बाय 150% कितनी हो गई? 40 लाख। बस ये लाइन को ठीक से पढ़ लेना,
वेरिए नॉर्मली क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन जो अभी अभी आपने किया उसमें क्या था, वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का कितना परसेंट है। अब यहाँ पर उल्टी बात है, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट का कितना परसेंट है। ओके, तो वैसे भी ये परसेंटेज मोर देन 100% है, तो मेक सेंस ऑल्सो। वेरिएबल कॉस्ट कैन नेवर बी मोर देन 100% ऑफ द सेल्स, है ना। ठीक है, तो ये होमवर्क में है। अब हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 21। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पर। Z Limited is considering the installation of a new project costing 80 lakhs rupees. Expected annual sales revenue from the project is 90 lakh and variable cost are 60% of the sales. Expected annual fixed cost other than interest is 10 lakh. Corporate tax rate is 30% and company wants to arrange the funds through issuing 4 lakh equity shares of 10 each and 12% debentures of 40 lakhs. You're required to calculate operating financial and combined leverage and then EPS. बनाओ जी income statement. सब कुछ सामने है और पहली रिक्वायरमेंट आंसर कर दो। अगेन काम आप ही का है। क्या चीज बता रहे हो। ईपीएस 3.71। वन पॉइंट थ्री एट, हाँ। 3.71, हाँ। ईपीएस 3.71, हाँ जी। Operating leverage by 1.226. इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक अगर आपको करना हो, क्योंकि ना नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में कोई ना कोई एक लीवरेज इस्तेमाल हो रही है। Combined leverage 2.0. नहीं, ये चेक कर। 1.6981. आंसर्स आपके सामने स्क्रीन पर है। कोई आंसर अगर नहीं आ रहा तो इसके लिए इनकम स्टेटमेंट दिखाओ मुझे। 90, 54, 36, 10, 10 के बाद ये 26, 21, 20, 14, 84 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईएटी। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो 4 लाख है ना। ईएटी इज अर्निंग्स फॉर इक्विटी बिकॉज देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड हियर। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो ये वो माइनस करना। हाँ जी, ईपीएस 3.71 आ गया जी। उसके बाद तीनों लीवरेजेस आपके सामने स्क्रीन पर हैं। फटाफट से रैप अप कीजिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट को। आई कैन स्टिल सी सम पीपल वर्किंग, लेट देम वर्क। फिर पहली रिक्वायरमेंट करिए।
हाँ जी रणवीर, हो गया। कौन कौन बच्चे अभी भी फर्स्ट रिक्वायरमेंट पर है, प्लीज रेज योर हैंड। फर्स्ट रिक्वायरमेंट पर कौन कौन है? ठीक है, कर लो कर लो। हो गया जी। ओके, सेकंड रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट हमसे क्या पूछ रही है? डिटरमिन लाइकली लेवल ऑफ ईबीआईटी इफ ईपीएस इज 4 और 2 और 0। फिलहाल ईपीएस कितनी है? 3.71। एक बार के लिए उसको हम 4 करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं जी। तो ईबीआईटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो नया ईबीआईटी कितना हो? इफ आई आस्क यू लीवरेज का कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई करो तो कौन सी लीवरेज यहाँ पर लगती है? फाइनेंशियल लीवरेज। आपने लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बात को समझना है कि अगर एफएल यूज हो रही है तो कैसे यूज हो रही है। बेटा मुझे परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बताओ। लिखना नहीं है बेटा, लिखना नहीं है, सिर्फ बात को समझो। 7.816। आप लिख चुके हो? अच्छा, 10.8। ये आपने मुझे बताया 4 डेसिमल प्लेस तक 7.816। आगे भी कुछ है? ठीक है। दिस इज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। मैंने एफएल का फॉर्मूला लगाना है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। एफएल है जी मेरे पास 1.2264 और ये है 7.8167। यहां से मेरे पास परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी आएगा। आप सिर्फ मुझे कैलकुलेटर से करके बताओ। 6.373। 6.3736। 3736। और ईबीआईटी बढ़ना है जी। ओरिजिनल ईबीआईटी मेरे पास कितना है? ओरिजिनल ईबीआईटी 26 लाख। 26 लाख को बढ़ा दो। तो व्हाट इज दैट न्यू आंसर विथ मी? 2765 अप्रोक्सीमेटली। ओके, ये कर सकते हो। ये जो मैंने किया बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है। पर आप सोचो, यही सेकंड रिक्वायरमेंट में ईपीएस 2 बारी और बदलना है, फिर 2 बारी और एफएल का फॉर्मूला लगेगा, राइट? काम हो जाता है लेंदी। इसके लिए अब एक ऑप्शन ये है कि आप काइंड ऑफ रिवर्स इनकम स्टेटमेंट भी बना सकते हो, या इनकम स्टेटमेंट से ही ना ईपीएस का एक फॉर्मूला बनाने जा रही हूँ। पहले आप फॉर्मूला समझो फिर ही लिखना। बेटा इनकम स्टेटमेंट को शुरू करवाओ ईबीआईटी से। ईबीआईटी में क्या करते हो? इंटरेस्ट माइनस करते हो, ईबीटी आ गया। ईबीटी में टैक्स माइनस करते हो, तो वो जितना ईबीटी है प्रोपोर्शनेटली टैक्स लगता है, तो मैंने बोल दिया 1 माइनस टी ब्रैकेट। ईबीटी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट ब्रैकेट, ईएटी आ गया। ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, क्या आ गया? अर्निंग्स फॉर इक्विटी। और अर्निंग्स फॉर इक्विटी को आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करो, ईपीएस का एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। अब आपको 3 बार यही फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, आपका काम आसान हो जाता है। मैं नहीं कह रही हूं कि लीवरेज अप्लाई करना, जैसे आप भी लिख चुके थे तो वो गलत ही लिखा था, ठीक लिखा था, बट वो लेंदी काम है। 3 बारी परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला यूज करना। आप चाहो तो फटाफट से इधर इस फॉर्मूला को लिखो और वैल्यूज पुट करो। मुझे ईपीएस पहली बार में कितनी चाहिए? 4। ईबीआईटी इज अ अननोन फिगर, वो निकालनी है। इंटरेस्ट मुझे पता है कितना है, 480। टैक्स रेट बेटा कितना है? 30%। प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 4 लाख। ये लो जी, यहां से ईबीआईटी की वैल्यू आ जाएगी, करके देखो, फटाफट हो जाएगा। नोट कर लो ईपीएस का ये फॉर्मूला, नोट कर लो। और इसी को 3 बारी यूज कर लेंगे तो हमारा टाइम काफी बच जाएगा। फॉर्मूला बेटा इनकम स्टेटमेंट को आप रेफर करो, ईबीआईटी से अगर शुरू करते हैं। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस किया, क्या आ गया? ये वाला ब्रैकेट क्या बन गया मेरा? ईबीटी। ईबीटी को मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस टैक्स ब्रैकेट से, मतलब ईबीटी में से मैंने टैक्स माइनस कर दिया, क्या आ गया? ईबीटी के बाद तो ये ईबीटी तो है, ये ब्रैकेट ईबीटी तो है, ब्रैकेट के बाहर मैंने 1 माइनस टी कर दिया। आप एक सेकेंड, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, इनकम स्टेटमेंट दिखाओ। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ये ईबीटी है, तो मेरे लिए यही ब्रैकेट है इस टाइम पर। फिर ब्रैकेट के बाहर 1 माइनस टैक्स रेट, मतलब
वन माइनस टैक्स रेट का क्या मतलब है? इधर टैक्स रेट 30% है, मतलब 1 - 3 क्या हो गया? 70%। तो मैंने ईबीटी को 70% से मल्टीप्लाई कर दिया तो ईएटी आ गया, है ना? ये काम कर रही हूँ। हाँ जी। इस फॉर्मूला से उसने उसे पहले निकाला था, अगर थोड़ा 1-2 रुपए का फर्क आएगा चलेगा चलेगा, लाखों में फिगर चल रही है तो 1-2 रुपए का फर्क चलेगा। दिस इज 16 लाख। अब ये 4 लाख उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। 0.7 EBIT माइनस 480 इंटू 0.7 कितना हो गया? आप मेरे को फाइनल आंसर बता रहे हो? 27,65,700। 15 कह रहे हो? कितना कितना आ रहा था? 14.285 पॉइंट को हटा दो। 714 715 जो भी आप कह रहे हैं। 714 तो देखो, अच्छा एक ना ये राउंडिंग ऑफ, एक राउंडिंग ऑफ वाली चीज बताती हूँ। बचपन में कहते थे ना कि अगर लेटर से कोई फिगर है 0.654 और मुझे उसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेकर आना है, तो हम बोलते थे कि अगर अगला डेसिमल प्लेस 4 एंड नीचे है तो आप राउंड डाउन कर दोगे, है ना? और लेटर से मेरे पास ऐसे फिगर है 0.728, मुझे इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेकर आना है, तो क्योंकि थर्ड डेसिमल प्लेसेस 5 एंड अबव, तो राउंडिंग अपवर्ड्स करोगे, है ना? तो राउंडिंग ऑफ को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये 714 ही रख लिया, कोई चक्कर नहीं। ठीक, आप आंसर चेक करो, हमने भी तो वही निकाल लिया था फाइनेंशियल लीवरेज के फॉर्मूला से। बट आप सोचो, आपको दोबारा से ये काम करना है तो ईपीएस का फॉर्मूला इज अ बेटर थिंग टू डू। इफ ईपीएस इज, नेक्स्ट टारगेट ईपीएस कितनी है? 2 रुपीज। 16 लाख। आप मुझे सिमिलर फॉर्मूला में पुट कर, अच्छा, ईबीआईटी इज 1622,857 और इफ ईपीएस इज 0, बेटा लिख कर करो, मुझे लिख कर बताओ ये। EPS 0 10 50 42 नहीं, लिख के करो। 480 टेक योर ओन टाइम इन कंप्लीटिंग दिस, कोई जल्दबाजी नहीं है। सेम ही फॉर्मूला में लगाना है, इक्वेशन सॉल्व करनी है। किसी को इक्वेशन सॉल्विंग में हेल्प चाहिए तो वो बताओ। जीरो से डिवाइडेड मल्टीप्लाई, जीरो से डिवाइडेड जीरो से डिवाइडेड सारा ही कैंसिल। हाँ, सारा ही कैंसिल हो गया ना, तो बचा ही 0.7 EBIT माइनस 336। जो आप फॉर्मूला लिखाया था, आप उसे इनकम स्टेटमेंट से कंपेयर करके श्योर। अगर मुझे इनकम स्टेटमेंट बनानी है स्टार्टिंग विथ ईबीआईटी, बच्चे आप इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से सुनो। इफ आई हैव टू टेक ईपीएस 0, इफ आई हैव टू टेक ईपीएस 0, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 4 लाख है, बट पॉइंट इज रिवर्स वर्किंग करो, अर्निंग्स फॉर इक्विटी को 0 होना पड़ेगा। अर्निंग्स फॉर इक्विटी को 0 होना है। अच्छा ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, यानी कि ईएटी को 0 होना पड़ेगा। ईएटी को 0 होना है तो डायरेक्टली बात ईबीटी को 0 होना पड़ेगा, राइट? भले टैक्स रेट 30% चल रहा है। अच्छा इंटरेस्ट मुझे बताओ बेटा कितना है? 480, यानी कि टारगेट ईबीआईटी कितना आ गया? 480। रिवर्स, अगर यही मैं ईपीएस 2 की बात करूं, ईपीएस 2, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 4 लाख, तो अर्निंग्स फॉर इक्विटी कितनी हो जाएगी? 8 लाख। अच्छा प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो ईएटी कितना हो जाएगा? 8 लाख। ना ध्यान से सुनना, ईएटी यानी कि 30% टैक्स देने के बाद जो बचता है, 70% बचता है, वो 70% 8 लाख है। तो टैक्स से पहले 8 लाख डिवाइडेड बाय 70% कर दो, ये कितना हो गया? 11। इंटरेस्ट कितना है? 480, हेंस ईबीआईटी वही 16 22 857। ये लो रिवर्स इनकम स्टेटमेंट।
वही चीज ही है बट इन अ फॉर्मूला फॉर्म, राइट? सबसे ऊपर ट्रेडिशनल बड़ा फॉर्मूला से बता रही हूँ फाइनेंशियल लीवरेज वाला। हाँ, ओरिजिनल वाली निकाली ओरिजिनल, यस। हाँ जी, क्लियर है सभी को? पीसीआईटी फॉर्मूला में कैलकुलेट कर रहे थे तो फिर आप 26 लाख प्लस परसेंटेज वाला निकाल के इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट कि आपने इंटरेस्ट पहले करा था 6.7 से 26 लाख तक वही किया है, वो अच्छा है। वही किया है। हाँ हाँ जी, ऑल डन। अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखिए, नया। हाँ जी, हो गया बेटा, हो गया। नया, ऑल राइट, रिक्वेस्टिंग साइलेंस प्लीज। नया कॉन्सेप्ट सीखिए, ये वाला केस। ईपीएस 0 है और ईबीआईटी 4,80,000 है। बेटा इस चीज को हम बोलते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। एक बार लिखना कॉपी में, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब, हिंदी में ही लिखवा रही हूं, वो ईबीआईटी जिस पर ईपीएस 0 हो, वो ईबीआईटी जिस पर ईपीएस 0 हो। नाउ इसके बारे में मुझे अगले क्वेश्चन के बारे में भी बात करनी है। आपने अभी तक दो ब्रेक इवन पॉइंट के नाम सुने हैं। एक ब्रेक इवन पॉइंट हमने एक दो क्लास पहले भी डिस्कस किया था, वो था ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। उसकी डेफिनेशन पता क्या थी? वो सेल्स जिस पर ईबीआईटी 0 है। ईबीआईटी तक ही जा रहे थे तब। अब हम कह रहे हैं वो ईबीआईटी जिस पर ईपीएस 0 हो, मतलब आप इंटरेस्ट दे दो, आप प्रेफरेंस डिविडेंड दे दो, फिर इक्विटी के नाम का कुछ ना बचे, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कुछ नहीं बचेगा जी। इसका एक फॉर्मूला निकल कर आ रहा है। वैसे तो ना हमारे पास एक चैप्टर में प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, किताब में छपा हुआ फॉर्मूला है वहां पर, बट अभी के लिए अगर कॉपी में भी लिखना ही है, ये फॉर्मूला बेटा, इंटरेस्ट प्लस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। इंटरेस्ट प्लस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। ये फॉर्मूला बना कैसे, आइए समझते हैं। मुझे उसके लिए एक ऐसा केस चाहिए जहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड भी होगा। मैं आपके सामने कोई केस रख देती हूँ, लिखना नहीं है, सिर्फ बात को समझेंगे। मुझे एक ईबीआईटी चाहिए जी। मान लो इंटरेस्ट की फिगर है 7,000। अच्छा, ईबीटी। मान लो टैक्स हमारे पास चल रहा है 40%, ये आ गया जी ईएटी। और प्रेफरेंस डिविडेंड मान लीजिए हमारे पास चल रहा है 18,000 का, तो ये आ गया अर्निंग्स फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और ये ईपीएस आ गया। आई वॉन्ट माई ईपीएस टू बी 0, hence whatever is the number of equity shares, चलो 1 लाख भी अगर इक्विटी शेयर्स है, अर्निंग फॉर इक्विटी तो अल्टीमेटली 0 ही रहेगा। अब ईएटी, टारगेट ईएटी कितना हो गया? 18,000। बेटा अगर टारगेट ईएटी 18,000 है तो टारगेट ईबीटी आप बताओ। 40% टैक्स देने के बाद जो बचता है वो 60% बचता है, राइट? 30,000। अब बताओ टारगेट ईबीआईटी कितना हो गया? 37,000। अब इस ईबीआईटी में सबसे पहले इंटरेस्ट चला जाएगा। दैट इज वाई हमने ऊपर फॉर्मूला में क्या रखा कि सबसे पहले तो देखो जी ईबीआईटी से क्या कवर होगा? इंटरेस्ट कवर होगा। अब ईबीआईटी के बाद हमको इंटरेस्ट देने के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड भी निकालना है, बट बीच में आ जाता है टैक्स। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड 18,000 का देना है तो प्री टैक्स बेसिस पर फंड्स कितने तैयार हो? अगर 18,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड देना है तो प्री टैक्स बेसिस पर 30,000 के फंड तैयार हो। हेंस मेरे पास यहाँ पर ईबीआईटी के ऊपर बर्डन कितना आ गया? 30,000 का। हेंस दिस फॉर्मूला प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। सो व्हेन ईबीआईटी इज 37,000, ईपीएस इज गोइंग टू बी 0। अगर आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाओ, रिवर्स इनकम स्टेटमेंट ना भी बनाओ, डायरेक्टली ये फिगर्स पुट इन कर दो, ये फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा वो ईबीआईटी जिस पर ईपीएस 0 हो। बताइए इस फॉर्मूला में किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है ये फॉर्मूला? नाउ आप आइए अब फाइनेंशियल लीवरेज के एनालिसिस टेबल पर। फाइनेंशियल लीवरेज के एनालिसिस टेबल पर ऑन पेज नंबर 4.6 बेटा जी, 4.6। हाँ जी,
फटाफट से एनालिसिस कवर करेंगे, पढ़ना जरा मेरे साथ साथ। नो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। बेटा फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट ना दो तरीके की होती है, इंटरेस्ट भी और प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, ना इंटरेस्ट ना प्रेफरेंस डिविडेंड, फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर आएगा 1। एक बार सोच के देख लो। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला बताओगे मुझे? फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला EBIT अपॉन EBT माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो जो EBIT है वही EBT है। तो एक बार सोच के देखो, क्या फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर 1 नहीं आएगा? एक बार सोच, राइट। ऐसे केस को क्या बोलते हैं? नो फाइनेंशियल लीवरेज एग्जिस्ट। ठीक है, फाइनेंशियल लीवरेज डज नॉट एग्जिस्ट या अनलीवर्ड फर्म बोल देते हैं। अच्छा, अगर लोअर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है, मतलब लोअर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड बर्डन है, तो लोअर फाइनेंशियल लीवरेज। हायर इंटरेस्ट बर्डन है तो हायर फाइनेंशियल लीवरेज। अच्छा जी, अगर इंटरेस्ट बर्डन कम है, अब आप देखो क्या ब्रेक इवन पॉइंट भी मेरे पास, एक सेकंड, लोअर फाइनेंशियल लीवरेज से क्या ब्रेक इवन पॉइंट भी लोअर ही होगा? आपने अभी अभी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या देखा? इंटरेस्ट प्लस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर इंटरेस्ट की अमाउंट और प्रेफरेंस डिविडेंड की अमाउंट छोटी है तो ब्रेक इवन भी जल्दी आएगा, और अगर इन दोनों की अमाउंट बड़ी है तो ब्रेक इवन भी हायर पॉइंट पर आएगा। फिर उस ब्रेक इवन का मतलब क्या है? व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है? वो EBIT जिस पर EPS 0। तो अगर इंटरेस्ट का भार ज्यादा है तो EBIT को भी ज्यादा वैल्यू से होना पड़ेगा, सो दैट EPS 0 एग्जैक्टली आ सके। नाउ अब मुझे 3 केसेस आपको डिस्कस करवाने हैं। इफ फाइनेंशियल लीवरेज इज मोर देन 1, लेस देन 1, और एक केस में अनडिफाइंड रहेगी, जस्ट लाइक ऑपरेटिंग लीवरेज। यहां पर भी मुझे बात करनी पड़ेगी आपसे। मैं वो सिंपल केस ले रही हूं जिसमें कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। तो फाइनेंशियल लीवरेज का सिंपल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सिंप्लीफाई करके EBIT अपॉन EBT। मान लीजिए इंटरेस्ट इज 5,000 एंड EBIT इज 10,000। EBT कितना आ गया? 5,000। लीवरेज कितनी आ गई? 2 टाइम्स। मुझे बताओ, इन दिस केस आर वी ऑपरेटिंग एट ब्रेक इवन पॉइंट या बिलो ब्रेक इवन पॉइंट या अबव ब्रेक इवन पॉइंट? बिकॉज अगर कोई प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है, EBT में से टैक्स जाएगा, EAT कुछ बचेगा। वो EAT किसके नाम का होगा? इक्विटी के नाम का होगा। तो इक्विटी के नाम पर जब कुछ पॉजिटिव सेंस में बच रहा है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर ऑपरेट कर रहे। मान लीजिए EBIT इज नॉट एनफ टू कवर द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, नेगेटिव EBT। ऐसे केस में नेगेटिव लीवरेज आ रही है, एंड ऐसे केस में नेगेटिव EPS भी आएगी। सो वी आर ऑपरेटिंग बिलो ब्रेक इवन पॉइंट। नाउ द केस वेयर EBIT इज एग्जैक्टली इक्वल टू इंटरेस्ट, financial leverage is undefined, and in that case we are operating at financial break even point। EBT 0 है तो EAT 0 है, EAT 0 है, अल्टीमेटली EPS भी 0। ठीक है जी, 3 केसेस आपके कवर हो गए हैं। वो ये 3 केसेस ये वाले थे, एक बार चेक कर लीजिए, पढ़ लीजिए इसको अपने लेवल पर। तीनों केसेस ओके हैं? मैं स्क्रीन पर आपके सामने वो केसेस रख देती हूँ, ये लो। डन, ओके, राइट। नाउ लास्ट पॉइंट, हाई फाइनेंशियल लीवरेज implies हाई रिस्क एंड हाई बीटा। बीटा मैंने आपको ऑपरेटिंग लीवरेज में भी बताया था, इट इज दैट कोफिशिएंट ऑफ सेंसिटिविटी, हाउ मार्केट प्राइस ऑफ वन पर्टिकुलर कंपनी शेयर्स मूव्स इन रिस्पॉन्स टू मार्केट चेंजेस। कहने का मतलब, लेट अस से जी, ये पता चल रहा है कि मार्केट में लेट अस से देयर आर अनफेवरेबल चेंजेस, मार्केट डाउन जा रही है ना। एक कंपनी है जिसके पास बढ़ चढ़कर इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है, उसके पास बढ़ चढ़कर फाइनेंशियल लीवरेज है, तो उसके शेयर होल्डर्स भी एकदम तेजी से भागेंगे, लिक्विडेट करेंगे अपनी होल्डिंग्स, हेंस उस कंपनी का शेयर प्राइस भी थोड़ा वॉलेटाइल होकर ज्यादा रिएक्ट करेगा। तो जिस कंपनी के पास इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन ज्यादा है, उसके शेयर प्राइस में भी ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगी इन रिस्पॉन्स टू
मार्केट चेंजेस, हेंस उसके पास हाई बीटा देखने को मिलेगा। वही चीज है जो आपने ऑपरेटिंग लीवरेज में पढ़ी। दैट्स इट। वापस आ जाइए जी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सीक्वेंस में कौन सा है बेटा नेक्स्ट? 22। 22 पर आ जाए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 22 पेज नंबर 4.15 पढ़ते हैं। Following details of RST Limited for the year ended 31st March are given below. ध्यान से डिटेल्स पढ़ना। ऑपरेटिंग लीवरेज 1.4, कंबाइंड लीवरेज 2.8, फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब ऑपरेटिंग वाला फिक्स्ड कॉस्ट दिया 2,04,000, सेल्स दे दी, 12% डिबेंचर्स दे दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया और इनकम टैक्स रेट दे दिया। पहली रिक्वायरमेंट, सिर्फ और सिर्फ पहली रिक्वायरमेंट पर ही फोकस करना। क्या पूछ रही है? फाइनेंशियल लीवरेज। बताना जरा फाइनेंशियल लीवरेज कैसे निकाल। 2 टाइम्स तो निकाल रहे हो, ठीक है। कैसे? बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा लिखने का कष्ट कर लेते हैं। लीजिए 2 टाइम्स। नाउ सेकेंड रिक्वायरमेंट इज कैलकुलेट पीवी रेशो एंड देन ईपीएस। ईपीएस तो इनकम स्टेटमेंट से आएगी। व्हाट इज पीवी रेशो? कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है। तो थिंग इज आपकी इनकम स्टेटमेंट जो बनी होगी सेल्स से लेकर ईपीएस तक, उसी के बीच में कंट्रीब्यूशन भी कहीं ना कहीं दिखेगी। पीवी रेशो का आंसर तब दे देंगे। आप अपनी तरफ से इनकम स्टेटमेंट बनाओ। इनकम स्टेटमेंट बनाओ जी। हाँ जी, इनकम स्टेटमेंट में कुछ ही फिगर्स फिट हो सकती थी क्वेश्चन से, बाकी मिसिंग फिगर कैसे निकाल रहे हो? पहले फाइनेंशियल लीवरेज से ईबीआईटी, एक बार आपके पास ईबीआईटी आ गया फाइनेंशियल लीवरेज से फिर तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। डू आई हैव द ऑप्शन ऑफ टेकिंग ऑपरेटिंग लीवरेज इन माय वर्किंग नोट? ये भी तो कर सकते हैं। उससे क्या आएगा? अगर एक
ईबीआई, देखो ईबीआईटी तो आपके पास आ चुका है, आपको ओएल की जरूरत नहीं है बेटा, आपके पास है तो सही पहले से फिक्स कॉस्ट। देखो ईबीआईटी आ चुके आपके पास, ईबीआईटी में फिक्स कॉस्ट ऐड करो, कंट्रीब्यूशन आ गया, व्हाई डू यू नीड दैट, है ना। या तो ओएल यूज कर सकते हो या तो एफएल यूज कर सकते हो। 1.05 करेंगे मैम, ईपीएस 1.05 मैम। हम्म, EPS 1.05 बेटा। कंट्रीब्यूशन आपके पास 7,14,000 आ रही है। मैंने स्क्रीन पर ओएल का वर्किंग नोट रखा है जिसमें फिक्स कॉस्ट की फिगर जो क्वेश्चन में अवेलेबल थी उसका यूज हो गया, और मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ गई 7,14,000। एंड वंस दिस कंट्रीब्यूशन इज अराइव दैट मेरा पूरी इनकम स्टेटमेंट सॉल्व हो जाएगी, मुझे कोई और वर्किंग नोट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। या तो किसी बच्चे ने आप में से एफएल यूज किया होगा तब उससे ईबीआईटी आ रहा होगा, ईबीआईटी आ गया तब भी पूरी इनकम स्टेटमेंट सॉल्व हो गई। मत कहने का मतलब एक ही वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी, दो की नहीं पड़ेगी। ठीक है, या तो ओएल यूज हो जाएगा या तो एफएल यूज हो सकता। ओके, कंट्रीब्यूशन 7,14,000 जो मेरे पास आ रही है। अच्छा, जिन्होंने एफएल यूज किया था कंफर्म करना, ईबीआईटी कितना आ रहा है, 5 ईएटी कितना आ गया, 178,500 वही। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट मुझे बताओगे, मुझे चाहिए, है ना? 2286 ये लो जी, इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैंने स्क्रीन पर ओएल का वर्किंग नोट रखा है, आपने अगर एफएल का रखा है चलेगा, चलेगा। वेरिएबल कॉस्ट बेटा कंट्रीब्यूशन आ गई थी 7,04, सेल्स और कंट्रीब्यूशन का फर्क। हाँ जी, क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्किंग फॉर पीवी रेशो बच्चे। 23 ये आप मुझे बता रहे हैं 20, ये लो जी 23.8 सेकेंड रिक्वायरमेंट। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, पहले सभी बच्चों के पास सेकंड कंप्लीट हो जानी चाहिए। टेक योर ओन टाइम इन कंप्लीटिंग दिस, किसी को कोई डाउट है तो बता देंगे, किसी का कोई भी डाउट है तो बता देंगे। हाँ जी, डन, ओके, राइट। स्टार्ट करें नेक्स्ट रिक्वायरमेंट। कोई बच्चा है अभी भी सेकंड पर, प्लीज रेज योर हैंड। जो बच्चे अभी भी सेकंड रिक्वायरमेंट पर हैं प्लीज रेज योर हैंड। ओके, फिर थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिक्वायरमेंट पढ़े। If the company belongs to an industry whose assets turnover is 1.5, does it have high or low assets turnover? इंडस्ट्री की assets turnover रेशो तो 1.5 है जी। अब आप इस इंडिविजुअल कंपनी को लेकर बताए इसकी assets turnover रेशो क्या है। assets turnover रेशो का फॉर्मूला सेल्स अपॉन एसेट्स। सेल्स कितनी थी, 30 लाख। नाउ एसेट्स डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट कैन वी से एसेट्स का टोटल इज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का टोटल। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का टोटल के नाम पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक तो डिबेंचर, एक तो डिबेंचर ध्यान से सुनो, और इक्विटी शेयर कैपिटल।
जीबी लिमिटेड इंफॉर्मेशन थी, क्या करें, इसी से काम चलाना पड़ेगा। अब बताओ 0.784, 0.784 टाइम्स आ रहा है जी एसेट टर्नओवर रेशियो कंपनी का, और इंडस्ट्री का कितना था 1.5। तो हमारा कमेंट क्या आ गया, एज कंपेयर टू इंडस्ट्री कंपनी हैज लो एसेट्स टर्नओवर। लिखो एज कंपेयर टू इंडस्ट्री, as compared to industry, as compared to industry, company has low assets turnover as compared to industry, company has low assets turnover। हाँ जी, टर्नओवर रेशो में हमने देखो, क्योंकि हमको इंडस्ट्री की पता थी कि इंडस्ट्री एवरेज इज 1.5, राइट। हमसे पूछ रहे हैं कि कंपनी की उसके कंपैरिजन में कम है या ज्यादा है, तो हमने कंपनी की निकाली। टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आज भी क्वेश्चन में फॉलो किया था, सेल्स अपॉन एसेट्स। मैंने कंपनी की सेल्स और कंपनी के एसेट्स डिवाइड करके आंसर निकाल लिया, और ये इंडस्ट्री एवरेज से कम है, तो बस कॉमेंट आ गया कि इंडस्ट्री एवरेज से नीचे चल रहे हैं। और वैसे जब हम रेशो एनालिसिस चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर आता है कि ये रेशो हायर होनी चाहिए। हायर रेशो इज ऑलवेज अ गुड इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि एज कंपेयर टू इंडस्ट्री कंपनी इज नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल। अब कैसे होता है, चलो बता ही देती हूँ। मान लो कोई और कंपनी होती, उसके पास बिल्कुल यही सेम एसेट होते, 3825 थे ना, आई थिंक सो, आई थिंक सो, बट उसकी सेल सिर्फ और सिर्फ 20 लाख की आ रही है। बताओ टर्नओवर रेशो कम हो जाती। तो ये टर्नओवर रेशो बता क्या रही है, 1 रुपए के एसेट रखने पर कितने की सेल्स जनरेट हो रही है, राइट। तो डेफिनेटली वी वुड वांट दिस नंबर टू बी हायर। फोर्थ रिक्वायरमेंट, बच्चे जो सेकंड या थर्ड कर रहे हैं करते रहे, फोर्थ रिक्वायरमेंट पढ़ना जरा मेरे साथ। एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स ईबीटी ऑफ द कंपनी विल बी जीरो। मैं आपके पास आपको एक चांस दे रही हूँ, ट्राई कर लो, वट एवर कॉन्सेप्ट यू यूज, जो करना है कर लो, फिर हम एक बार डिस्कस करेंगे। चाहे रफ में स्क्रिबल करना है वो कर लो, ट्राई करो। 24,90,000 आंसर के लिए मुझे वर्किंग चाहिए, कॉपी आगे भिजवाओ। देना जरा, आराम से आराम से। 24,90,000 के लिए करेक्ट कहाँ है, क्या है। ईबीआईटी 510, ईबीटी 510, इंटरेस्ट नील। हाँ इंटरेस्ट नील क्यों हो गया, बताओ। भाई अगर सेल्स नहीं भी है ना, जीरो सेल्स है, तब भी इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट नील क्यों किया आपने, समझ नहीं आया, पीछे पास करो, गलत है ये। 2.55 वर्किंग से कॉपी। कहाँ, इधर, अच्छा ईबीटी जीरो। ईबीआईटी बता रहे हो ना बेटा, मुझे सेल्स चाहिए, वो सेल्स जिस पर ईबीटी जीरो। 2745 वर्किंग दिखाओ, कर होने से अगर आंसर बता रहे हो तो वर्किंग समेत बताओ आंसर। सेल्स चाहिए, सेल्स, वर्किंग। अरे यार वर्किंग करके, 18.2 वर्किंग। जब बना सकते हो, हाँ पे लिखा है, कहाँ है। साइड में जो मार्जिन पे जो 2745 लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, वेयर डू आई हैव टू लुक फॉर, मतलब मैं कहाँ देखूं। अच्छा ये
बेटा एक आप ना रिवर्स वर्किंग में ठीक जाइए. प्रॉब्लम है आई एम रेडी टू चेंज सेल्स चेंज करना मतलब यूनिट्स चेंज करना, तो वेरिएबल कॉस्ट विल नॉट बी दिस एनी मोर. नो, मेरे यूनिट्स बदल रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो बदलती है. सोचिए. हाँ जी, लो वर्किंग नाउ, वर्किंग. एक सेकंड जी. वेरिएबल कॉस्ट 2286 लेने में गलती हो रही है, ये कॉमन मिस्टेक मुझे दिख रही है. मैं बता देती हूँ. नहीं है आंसर 27. ध्यान से सुनिए प्लीज, ध्यान से सुनिए बेटा. अगर आप रिवर्स इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो और ईबीटी जीरो करने की बात थी. अच्छा, ईबीटी जीरो करने की बात थी. ओके जी. इंटरेस्ट 255 है. 19 लाख. 19 लाख आगे बोलो. नहीं 19 लाख समथिंग ही है, बट मैं बता देती हूँ. ध्यान से सुनिए प्लीज. अगर ईबीटी जीरो करना है, इंटरेस्ट 255 है, तो ईबीआईटी भी 255 हो गया. अब फिक्स कॉस्ट तो इनकर होगी ही होगी, है ना. तो कंट्रीब्यूशन बताओ कितनी आ रही है. 459. अब ध्यान से सुनिए, मुझे चाहिए जी सेल्स. प्लीज लुक एट द स्क्रीन केयरफुली एवरीवन. अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को 2286 ले रहे हैं तो गलत है. वाई? बिकॉज हम सेल्स चेंज कर रहे हैं बेटा. सेल्स चेंज करना मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज करना. व्हेन नंबर ऑफ यूनिट्स आर चेंजिंग देन वेरिएबल कॉस्ट सेम कैसे हो सकती है. वेरिएबल कॉस्ट बदलेगी. अब आंसर कैसे पूरा होगा, इसके लिए मैं लेकर आऊंगी बेटा पीवी रेशो का कॉन्सेप्ट. पीवी रेशो हर यूनिट लेवल पर सेम रहती है. आपने निकाली हुई है, कितनी निकाली हुई है. 23.8%. कहने का मतलब आप 100 रुपए की सेल्स जनरेट करो, कंट्रीब्यूशन 23.8 आनी है. आप 1000 रुपए की सेल्स जनरेट करो, कंट्रीब्यूशन उसके हिसाब से आएगी. दैट रेशो इज सेम नो मैटर हाउ मेनी यूनिट डू यू सेल. हर यूनिट लेवल के लिए वो पीवी रेशो सेम रहेगी. तो पीवी रेशो का फॉर्मूला लगाओ और 459 डिवाइडेड बाय 23.8% कर लो. दिस इज योर पीवी रेशो. 192857 ऐसा कुछ. मैं एक बारी लिखना नहीं है, पहले बात को समझ लो. पीवी रेशो क्या है, कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है. अगर ये 23.8 है, मेरे पास कंट्रीब्यूशन अवेलेबल थी, मेरे पास सेल्स तो आ ही जाएगी. ओके या सेल्स कैसे आ रही है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशो. डन बेटा. आपका क्यों आपने यही यूज किया था. मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी. मेरी कंट्रीब्यूशन 4.59 की जगह 4.54 आ रही है. ओ, वो थोड़ा ओके ठीक है ठीक है. ये कॉन्सेप्ट था राइट. नाउ अब कैसे सॉल्व करना था, मैं आपको एक चीज बताऊं. मैं होती तो मैं रिवर्स इनकम स्टेटमेंट ना बनाती. रिवर्स इनकम स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए कोई ना कोई कॉन्सेप्ट यूज करती. वो कॉन्सेप्ट पता है क्या हो रहा है, ध्यान से देखना. मैं ना ईबीटी जीरो को ईपीएस जीरो ले लूं. बात एक ही है इस क्वेश्चन में नॉर्मल हर कॉन्सेप्ट में नहीं. अच्छा क्या अच्छा, लेवल पर कौन सा नया वाला फॉर्मूला है. ईपीएस होगा. नहीं, वो तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट था. वो था ना वो ईबीआईटी जिस पर ईपीएस जीरो. सुनो, इसी इनकम स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए मैं दो कॉन्सेप्ट से आपको ये रिक्वायरमेंट सॉल्व करवाऊंगी. वन इज ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट. बेटा ये तीसरा ब्रेक इवन पॉइंट है. इसकी डेफिनेशन, वो सेल्स जिस पर ईपीएस जीरो हो. ईपीएस जीरो है in this question. EPS 0 implies EBT 0. Okay? In this question. Why? हर क्वेश्चन में ये नहीं हो सकता, इस क्वेश्चन में हो रहा है. EPS का 0 होना EBT का 0 होना है. हर क्वेश्चन में ये बात पॉसिबल नहीं है. क्यों? प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है. बट वैसे ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, वो सेल्स जिस पर ईपीएस 0 हो. यहां पर आप ईपीएस 0 को EBT 0 बोल सकते हैं. इसका बेटा एक फॉर्मूला लिखवाने जा रही हूं, लिखना जरा. फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट
प्लस फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। नाउ पहले ना इस फॉर्मूला को सॉल्व करो, फिर मैं बताती हूँ कि फॉर्मूला बना कैसे। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बताना 2,04,000, 2,04,000, और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट बताना 2,55,000। वही इंटरेस्ट ही था, प्रेफरेंस डिविडेंड तो था नहीं। पीवी रेशो कितनी थी? 23.8। आपके पास आंसर आ गया वही 19,28,500 एंड समथिंग, 571 ये बता रहे थे। जो आप रिवर्स इनकम स्टेटमेंट वाला काम कर रहे हो ना, ये वही चीज है। पहले लिख लो फॉर्मूला को, फिर मैं आपको स्क्रीन पर लेकर जाती हूँ। फॉर्मूला लिख के अब आप ये फॉर्मूला बन कैसे रहा देखो ध्यान से। मैं ना न्यूमरेटर को टारगेट कंट्रीब्यूशन बोलना चाह रही। टारगेट कंट्रीब्यूशन की कंट्रीब्यूशन कितनी जनरेट हो। अगर ईबीटी 0 चाहिए, बेटा मुझे बताओ कंट्रीब्यूशन से लेकर ईबीटी तक क्या क्या डिडक्ट होता है, क्या क्या एडजस्ट होता है, उसी चीज का भार है कंट्रीब्यूशन के ऊपर। सोचो ईबीटी 0 करना है, अब आप फॉर्मूला तो अपने सामने कॉपी में रखो। कंट्रीब्यूशन में से सबसे पहले क्या निकलेगा? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिर क्या निकल रहा है यहाँ से? फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। तो आप दोनों को जोड़ दो, आपके पास टारगेट कंट्रीब्यूशन आ गई। और टारगेट कंट्रीब्यूशन से टारगेट सेल्स पर कैसे आओगे? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। बन गया आपका फॉर्मूला। ठीक। मैं आपको बोलूं एक और चीज भी है इसमें पॉसिबल। आप लीवरेज का कॉन्सेप्ट लगाओ, मुझे बताओ कौन सी लीवरेज है जो सेल्स का इंपैक्ट ईपीएस पर बताती है? कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन ईपीएस होता है वैसे तो, बट हमने एक जगह लिखा हुआ है कि जहां प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है वहां परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बराबर परसेंटेज चेंज इन ईबीटी। बात एक ही है, राइट? कंबाइंड लीवरेज कितनी थी क्वेश्चन में? 2.8। अच्छा कह रहे हैं ईबीटी 0 कर दो। बेटा ईबीटी अभी ओरिजिनली जितना भी था उसको 0 पर लेकर आना, मतलब 100% से गिरा देना। तो मेरे पास परसेंटेज चेंज इन सेल्स आ जाएगा। ये बताना परसेंटेज चेंज इन सेल्स 100 डिवाइडेड बाय 2.8 करके कितना आ रहा है? 35.714। आगे भी कुछ है? ओके, इतना लिख सकते हैं 4 डेसिमल प्लेस तक। तो रिवाइज्ड सेल्स कितनी हो गई? ओरिजिनल सेल कितनी थी? 30 लाख की। 30 लाख को गिरा दो, वही आंसर है। ये लो जी। ये भी तो पॉसिबल था, बस इतनी अवेयरनेस चाहिए थी कि परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज परसेंटेज चेंज इन ईबीटी वेयर देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड। तो लीवरेज का कॉन्सेप्ट भी लग सकता था। इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन सेम ही बात है। ये भी तो लगा सकते थे। आपने ये यहाँ पे ड्राइव किया परसेंटेज। बेटा इनकम स्टेटमेंट बनाकर देखना व्हेन देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, तो ईबीटी को अगर 10% से बढ़ाओगे तो ईएटी भी 10% से बढ़ जाएगा, हेंस ईपीएस भी 10% से बढ़ जाएगा व्हेन देयर इज नो प्रेफरेंस। हाँ जी, गॉट इट। ये कंप्लीट करो और उसके बाद ना तीनों ब्रेक इवन पॉइंट को एक जगह लिख लेंगे। बुक में इस क्वेश्चन के बाद ब्लैंक स्पेस है कुछ, वहां पर तीनों ब्रेक इवन पॉइंट को इकट्ठा करके लिख लेंगे। पहले ये वाला काम कंप्लीट कर लो। क्वेश्चन तो खत्म हो गया है, बट थोड़ा सा साथ के साथ चीजों को पैक करना है। प्रेफरेंस डिविडेंड हो तो फिर ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। और उसमें फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का पता क्या मतलब होता है? इंटरेस्ट प्लस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। अरे यार, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट प्लस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। मैं लिखवा रही हूँ सब। हाँ जी, बुक में आइए,
क्वेश्चन नंबर 22 के बाद जो ब्लैंक स्पेस है बुक में उसको 3 वर्टिकल सेक्शन में डिवाइड कर लें, लाइक दिस। ठीक है, सबसे पहले लिखना ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। इसकी डेफिनेशन, वो सेल्स जिस पर EBIT 0 हो, और इसका फॉर्मूला, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला ये सेल्स रुपी इज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। यहां पर जो बच्चे बीकॉम बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग कर चुके होंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग में ब्रेक इवन पॉइंट का यही फॉर्मूला था, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, अगर किसी को याद हो तो वही था। उधर ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट ही चलता है। ठीक है जी। फिर कॉलम 2, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। कॉलम 2, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। इसकी डेफिनेशन, वो ईबीआईटी वो ईबीआईटी जिस पर ईपीएस 0 हो, वो ईबीआईटी जिस पर ईपीएस 0 हो। सो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, आफ्टर ऑल इट इज एन ईबीआईटी। अच्छा, वो ईबीआईटी किसके बराबर हो? सिंपली फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट के। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट? इट इज इंटरेस्ट प्लस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, और फिर लास्ट में ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट, वो सेल्स वो सेल्स जिस पर ईपीएस 0 हो। सो ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट, जो कि आपको एक सेल्स वैल्यू बताएगा, इसका फॉर्मूला जो अभी भी आपने लिखा था, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। लीजिए, कुछ जूम इन जूम आउट, कहीं पर राइटिंग नहीं समझ में आ रही, बता सकते हैं। हाँ जी, डन। ओके, ऑल राइट। एक बार ना, जो हमारा क्वेश्चन अभी चल रहा था, मैं सिर्फ स्क्रीन पर ही काम करूंगी, आपने अपने सामने ये तीनों कॉन्सेप्ट्स रखने हैं। एक बारी देखते हैं कि फॉर्मूला हमारा बन कैसे रहा है। हटा दें, ये स्क्रीन हटा दें। ओके, मेरे पास क्वेश्चन बेटा यही चल रहा है। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि अभी कल को ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है ना कि अच्छा वो सेल्स बताओ जिस पर ईबीआईटी 0 हो जाए। अगर आप रिवर्स में इनकम स्टेटमेंट बनाओ जिसमें ईबीआईटी 0 चाहिए, तो आपकी रिवर्स में इनकम स्टेटमेंट कैसी दिखाई देगी? फिक्स्ड कॉस्ट 2,04,000 की है, हेंस कंट्रीब्यूशन टारगेट क्या हो गया? 2,04,000। नाउ कंट्रीब्यूशन टारगेट से सेल्स पर जाना, कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करोगे पीवी रेशो से।
अगेन मैं बार बार बोलूंगी, वेरिएबल कॉस्ट को हर जगह मत चिपका देना, यूनिट चेंज करने की बात करें, सेल्स चेंज करना मतलब यूनिट्स चेंज करना, हेंस वेरिएबल कॉस्ट विल नॉट बी द सेम। तो इसलिए आप पीवी रेशो को सेम लो तो कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशो से सेल्स आ जाएगी। अल्टीमेटली आपका फॉर्मूला क्या कहता था, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। जी जितनी फिक्स्ड कॉस्ट है उतनी तो कंट्रीब्यूशन चाहिए, उसको न्यूमरेटर में रखो डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। डन हो गया पहला कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ सेकंड कॉन्सेप्ट आपका क्या था, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या था, वो ईबीआईटी मुझे ये चाहिए जिस पर ईपीएस जीरो, ईपीएस जीरो मतलब ईएटी जीरो, मतलब ईबीटी जीरो। अब ईबीटी से पहले क्या है, इंटरेस्ट, तो ईबीआईटी भी कितना बराबर हो जाएगा, इंटरेस्ट, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था। बट अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो ईबीआईटी के ऊपर बर्डन दो चीजों का था, इंटरेस्ट एज वेल एज प्रेफरेंस डिविडेंड। सिंस ईबीआईटी इज अ प्री टैक्स फिगर, इंटरेस्ट इज ऑल्सो अ प्री टैक्स फिगर, प्रेफरेंस डिविडेंड एक पोस्ट टैक्स फिगर है, उसको प्री टैक्स में लाना है तो डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी तो करना ही करना है। तो जब ईबीआईटी एग्जैक्टली बराबर होगी इंटरेस्ट के प्लस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड बर्डन के, तो जाकर इक्विटी के नाम का कुछ नहीं बचेगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ईपीएस विल बी जीरो। ओके है ये चीज। और ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट तो आपने अभी भी वर्किंग करवाई दी थी। अल्टीमेटली ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या था, अच्छा इंटरेस्ट 255 है तो ईबीआईटी 255 आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 24, तो टारगेट कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई आपने बताई थी मुझे 459, और 459 को पीवी रेशो से डिवाइड कर दिया तो सेल्स का आंसर आ गया था। बट ये 459 आया कैसे, जो आपका ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट का न्यूमरेटर है वो आया कैसे, दो चीजों को ऐड करके, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, ये ऐड करके टारगेट कंट्रीब्यूशन आती है, टारगेट कंट्रीब्यूशन को पीवी रेशो से डिवाइड करो तो टारगेट सेल्स आ जाएगी। डन है जी तीनों कॉन्सेप्ट, तीनों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी, तीन तरीके के ब्रेक इवन पॉइंट आपने इस चैप्टर में सीख लिए। ठीक है जी, ओके। नाउ देखिए, जो आपने अभी अभी क्वेश्चन किया ना, मैंने ना एक चीज को लेकर रोका नहीं, दैट वेन एवर यू वर कंप्लीटिंग द इनकम स्टेटमेंट, मैंने बार बार इंसिस्ट किया था बेटा वर्किंग नोट ना एक चीज का बनेगा, कि चाहे आप फाइनेंशियल का बना लो चाहे आप ऑपरेटिंग का बना लो। आप में से किस किस बच्चे ने फाइनेंशियल का बनाया था, प्लीज रेज योर हैंड। एक दो तीन चार पांच छह सात, कम बच्चे, बाकी सारी जनता ने क्या ऑपरेटिंग वाला बनाया, जैसे मैंने स्क्रीन पर रखा हुआ वैसे किया है? ठीक है, नाउ यू हैव एग्जैक्टली सिमिलर वर्डिंग्स वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। एक बार आप खुद ही क्वेश्चन नंबर 22 और 35 की वर्डिंग्स को कंपेयर करो। ऑब्वियसली न्यूमेरिकल फिगर चेंज होगी, पर मुझे बताओ रिक्वायरमेंट में, क्वेश्चन के डेटा देने में कोई फर्क है? 22 और 35, 22 और 35 सेम है, बिल्कुल सेम है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है 35। नाउ इन दिस क्वेश्चन देयर इज वन ड्राफ्टिंग एरर, ध्यान से सुनना, करना बेटा आपने होमवर्क में ही है, पर मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली रिक्वायरमेंट आपसे फाइनेंशियल लीवरेज मांग रही है, वो मुझे पता है, दिखाई दे रहा है 1.25 आ रही है, कंबाइंड 2.5 है, 2.5 डिवाइडेड बाय 2। नाउ अगली रिक्वायरमेंट में इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। अगर आप वर्किंग नोट लेते हैं फाइनेंशियल लीवरेज का तो ईबीआईटी कुछ और आएगा, और अगर आप वर्किंग नोट लेते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज का ईबीआईटी कुछ और आएगा। ये क्वेश्चन का ड्राफ्टिंग एरर है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, आईसीआई ने क्वेश्चन ही गलत बना रखा है। जब भी ऐसा कुछ काम आ जाए कि जिसमें आपको लगे कि देयर आर टू अल्टरनेटिव्स विच वन इज बेटर, बेटा आप ये सोचो कि ऑपरेटिंग लीवरेज क्वेश्चन ने बताई थी ना, मुझे इसको ट्रू होल्ड करवाना है हर हालत में, मैं अपनी ही निकाली हुई फाइनेंशियल लीवरेज को ट्रू होल्ड करवाऊं या ना करवाऊं, छोड़ दो उस चीज को, मुझे ऑपरेटिंग लीवरेज ट्रू होल्ड करवाना है। सो हाउ आईसीआई हैज सॉल्व दिस क्वेश्चन इन देयर स्टडी मटेरियल, उन्होंने ऑपरेटिंग लीवरेज को यूज करके कंट्रीब्यूशन निकाल ली, वही आगे ईबीआईटी वगैरह आ गया, इनकम स्टेटमेंट पूरी करवा दी। क्योंकि जब ड्राफ्टिंग एरर आए तो बाद में ना उन्होंने क्वेश्चन चेंज नहीं किया, उन्होंने ना बाद में एक नोट डाल दिया, हाउ एवर दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी सॉल्व इन एन ऑल्टरनेटिव वे, ये कह के निकल गए। ठीक है, और ये एक ऐसी चीज है, आप मॉड्यूल छोड़ो, एग्जाम क्वेश्चन बनाने में ही गलती है। अब आपको कल से बता रहे हैं दैट ऑपरेटिंग लीवरेज का नंबर कैन नेवर बी बिटवीन 0 और 1, लॉजिक भी उस चीज का आ रही होती है एग्जाम के आंसर में ऐसी। तो बात ऐसी है कि हमको भी जुगाड़ करना सीखना पड़ेगा। मैं नहीं कह रही हूं कि पेपर में अगर आपने
फाइनेंशियल लीवरेज का वर्किंग नोट बना लिया, वो गलत हो जाएगा। ग्रेस नंबर हर चीज के मिलते हैं जहां पर क्वेश्चन गलत बना हुआ है जी। ठीक है, मैं आपको बताऊं, ऐसे एक क्वेश्चन आएगा, अभी तो आपने लीवरेज चैप्टर अभी बहुत करना है। एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें उन्होंने पूछ ली सेल्स, बच्चा कंट्रीब्यूशन तक तो पहुंच गया, अब आपको पता चल गया कंट्रीब्यूशन से सेल्स तक आप कैसे पहुंचोगे, डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। पीवी रेशो है ही नहीं क्वेश्चन में अवेलेबल, कोई तरीका नहीं है निकालने का। आंसर पता है कैसे दिया सजेस्टेड आंसर में, अज्यूमिंग पीवी रेशियो टू बी 40%। ये सजेस्टेड आंसर था। क्वेश्चन बनाने में ही गलतियां हैं इस चैप्टर में। ये चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज मक्खन चैप्टर है बेटा आपके लिए। फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले आ रहे हैं लीवरेज के। ठीक है, लीवरेज 3 ही तो है, या 3 ज्यादा से ज्यादा ब्रेक इवन पॉइंट है। तो वैसे कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें कलेश होते ही, क्योंकि ना ऐसे को लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ तो पंगे लेने हैं, पंगे लेने के चक्कर में पंगे वाला क्वेश्चन भी बना देंगे। भाई खुद तो सॉल्व करके देख लो पहले, वो तो करते नहीं ऐसे, जैसे आंसर बनाते वक्त निकलते हैं ऐसे। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है रादर। जब वो क्वेश्चन आया ना, तो देखो एक बार के लिए ना मुझे भी डाउट हो गया। वैसे तो मुझे लग रहा था पीवी रेशो नहीं है, नहीं बनने वाली बात, मतलब मैं भी लगी हूँ लेट दिस बी एक्स वगैरह करके कुछ ना कुछ जुगाड़ करके लगी हूँ, मुझे पता चल गया था नहीं सॉल्वेबल है। तो देयर वाज दिस फ्रेशर टीचर ऑन यूट्यूब, क्योंकि शुरू शुरू जो हर कोई करता है तो यूट्यूब पे वीडियोस तो डालते ही डालते हैं। तो वो डाल रहे थे कि उन्होंने ना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाया, पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया उस अटेम्प्ट का, और ये क्वेश्चन नंबर 1 ए था, ये लास्ट में लेकर आए इन्होंने, रिवर्स में शुरू किया था जानबूझ के। और कहते बेटा इसमें ना एक ट्रिकी पॉइंट है, जिसको वो ट्रिकी पॉइंट समझ में आ गया ना कमेंट में लिखो। अरे भाई कोई ट्रिकी पॉइंट सॉल्व भी नहीं कर पाया, क्योंकि उस बंदे को भी वो, मैं तो फिर भी देखो पढ़ाते हुए तब 7-8 साल हो चुके थे। अभी ये 2025 का ही क्वेश्चन है थिंक सो, जो मैं कह रही हूँ आपको, स्कैनर आएगा ना दिखाऊंगी आपको। तो वो तो यार मुझे तो पता चल गया नहीं यार, क्वेश्चन की तरह से ड्राफ्टिंग एरर है। बाय द वे मुझे पता है कि आईसीआई के इस चैप्टर में है कलेश, राइट। वो उसको तो नहीं पता था बेचारे टीचर को, उसकी गलती नहीं है, वो खुद दूसरों से सजेशन ले रहा था तुम बता दो कैसे सॉल्व होता है। तो दिस इज वन चैप्टर जिसमें ना आपने बुरा नहीं मानना है, और आपने इधर उधर डिफरेंट तरीके के आंसर देखकर खुद के कॉन्फिडेंस को खत्म नहीं करना है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया विच इज एन इलॉजिकल क्वेश्चन विद इलॉजिकल आंसर, परेशान नहीं होना इस चैप्टर में। कुल नाउ, मैंने आपको इंसिस्ट क्या किया, देखो हमारी आपस में लड़ाई ना हो जाए कि जी मैंने आपको फाइल भेज रखी है और उसमें क्वेश्चन नंबर 35 में ये सेकंड रिक्वायरमेंट सॉल्व हुई है यूजिंग ऑपरेटिंग लीवरेज। आपने घर पे उसको फाइनेंशियल लीवरेज से सॉल्व कर लिया, आंसर अलग आएगा, मैंने पहले से ही अवेयर कर दिया। आंसर क्या आएगा मुझे वो भी नहीं पता। मेरी रिक्वेस्ट है, ना मुझसे लड़ना है ना आपस में लड़ना है, सॉल्व दिस सेकंड रिक्वायरमेंट यूजिंग ओएल का वर्किंग नोट ओनली। मैं क्यों ओएल के पीछे पड़ी हूँ, बिकॉज इट इज समथिंग विच इज गिवन बाय द क्वेश्चन, वट एवर इज गिवन बाय द क्वेश्चन मुझे उसको ट्रू होल्ड करवाना ही करवाना। जब भी आईसीआई कुछ गलती करता है ना, तो हम देखो हम बड़े या आईसीआई बड़ा, आईसीआई बड़ा। तो आईसीआई अगर बोलते हैं कि आज अभी बाहर दिन नहीं रात है, बोलेंगे सतवचन महाराज हाँ जी रात है। आईसीआई जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी, हम आपके आगे कुछ नहीं, बस उनकी बात माननी है, उनकी बात हमारे आंसर शीट में भी दिखे, राइट, वो ट्रू होल्ड करवाना है। सो यूज दिस, यूज वर्किंग नोट ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इन सॉल्विंग सेकंड रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से ही आगे आपका फोर्थ रिक्वायरमेंट भी सॉल्व हो जाएगी, वैसे सिमिलर क्वेश्चन। ठीक, सॉल्व कर लेना, दिस इज योर होमवर्क। कमिंग बैक बेटा जी, कमिंग बैक। आपको अभी तक होमवर्क में क्या क्या बता चुकी हूँ? 20 और 30। अभी 2 ही बताए हैं। अच्छा, अभी यहीं पर बैठकर सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करके बताएं। ये अभी का काम है, क्वेश्चन नंबर 23 बेटा जी स्टार्ट कर दीजिए।
हाँ जी, फाइनेंशियल लीवरेज तो CL डिवाइडेड बाय OL करके आ जाएगी 1.8। नहीं 2250 2250 सर वर्किंग्स दिखाओगे एक बारी VAT क्या हो गया इसमें? हो जाती है गलतियां यार। चलो किसकी बात? इंटरेस्ट कितना है हमारे पास? 10 लाख है। FL इज 1.8। ठीक है, EBIT एक सेकंड बेटा। तो 0.8 EBIT is 18, no? 1.8 EBIT minus EBIT is 0.8 EBIT लिखो। 0.8 EBIT is 18। सीधा करके लिख लो, कोई नहीं। 0.8 EBIT is equal to राइट हैंड साइड पे क्या बच गया? 18। अब करके देखो। हाँ जी बच्चे, EBIT आ रहा है। अगर आपको EBIT चाहिए तो 22,50,000। हाँ जी बेटा आप। ठीक है जी। परसेंटेज में होती है तो 27%। ये आंसर्स आपके सामने हैं कि आंसर्स किसी के पास ये नहीं आ रहे तो बताएंगे। हाँ जी, EBIT कैसे आएगा? फाइनेंशियल लीवरेज यूज कर लो, कोई और ऑप्शन नहीं है। कोई और ऑप्शन नहीं है, फाइनेंशियल लीवरेज यूज कर लो। हेल्प चाहिए? हो गया? किसी को हेल्प चाहिए तो जरूर बताएंगे। दिखाना। EBIT ओके। हाँ, फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन कैसे आ रही है बेटा? हम वो उससे निकालेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज की। ऑपरेटिंग लीवरेज 22.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.27। कितना आता है? 27। तो आपने कंट्रीब्यूशन है ना टोटल। हाँ जी, हेल्प चाहिए किसी को? हो गया। अच्छा, इसके बाद अभी आज के लिए लास्ट क्वेश्चन विल बी 36। पूरा सॉल्व करो। फाइनेंशियल लीवरेज आ गई बेटा 1.8। अच्छा बच्चे, रिक्वेस्टिंग साइलेंस प्लीज। जिसके पास हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 36 स्टार्ट कर दे। 36 इज केस स्टडी। मैं क्वेश्चन नंबर 23 का सोल्यूशन करवा देती हूँ। ये देखो, प्रेफरेंस डिविडेंड तो नहीं है। क्या मैं EBT को EBIT माइनस इंटरेस्ट लिख सकती हूँ? मेरे पास फाइनेंशियल लीवरेज है 1.8। EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट कितना है? 10 लाख। ठीक है, जहां से EBIT 22.5 लाख आ रहा है। यहां तक हो गया? अच्छा, तो सेल्स है आपके पास 100 लाख की। इंटरेस्ट आपके पास 10 लाख है। EBIT आ गया 22.5। दैट मीन्स EBT कितना हो गया? 12.5। अब आप कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला लगा लो। कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT हो जाएगा सिंप्लीफाई करके। यहां से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, या ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला लगा लो, कैसे भी कर लो। अल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन 27 आने चाहिए। देख लो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 36 इज केस स्टडी। आपको पता है ना, एग्जाम में हर पेपर में केस स्टडी आती है। क्या आपको ये पता है कि 3 घंटे के पेपर में केस स्टडी कब सॉल्व करनी होती है?
किसने बोला लास्ट में? जब मन करे तब आई विल टेल यू। केस स्टडी एमसीक्यू सेक्शन को हमेशा मिडल ऑफ द एग्जाम में सॉल्व करना है। व्हाट इज योर पेपर फ्लो? पहले ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो बेटा। आपको रीडिंग टाइम में ही पूरा पेपर मिल जाएगा। अभी मई 26 एंड ऑनवर्ड्स तो क्या होने लग गया कि एमसीक्यू बुकलेट भी रीडिंग टाइम में है, मतलब अब एक ही पेपर है। जनवरी 26 तक क्या होता था, एमसीक्यू पेपर अलग होता था और डिस्क्रिप्टिव अलग होता था। मई 26 ऑनवर्ड्स ये हो गया, राइट। अभी मई 26 में ऑब्जर्व हुआ है, अगर सितंबर 26 में भी अगर ये चीज कंटिन्यूड रही तो जनवरी 27 के लिए भी ये चीज कंटिन्यूड है कि आप ये बोलो कि 2 बजे पेपर शुरू होना है, 1:45 पर आपके हाथ में है एमसीक्यू एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव, वन सिंगल फाइल, वन सिंगल पेपर, राइट। उसमें अब आपने पहले तो ना डिस्क्रिप्टिव पढ़ो, और हमें पता है एक क्वेश्चन चॉइस में छोड़ना होता है, काइंड ऑफ हर सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न अलग अलग है, वो चॉइस वाला भी डिसाइड कर लिया। एंड इन व्हाट सीक्वेंस टू अटेम्प्ट दैट डिस्क्रिप्टिव, जरूरी नहीं होता क्वेश्चन नंबर 1 ही पहले करना है। हाँ, बिटवीन दी क्वेश्चंस आपके पार्ट्स जो हैं वो, जैसे लेटर से क्वेश्चन नंबर 1 हैज 3 पार्ट्स ए बी एंड सी, तो वो ए बी एंड सी एक साथ हो। बट ऐसा नहीं है कि आपको पहले क्वेश्चन नंबर 1 ही करना है। वट एवर क्वेश्चन यू सेलेक्टेड, जो आपके बेस्ट परफॉर्मेंस वाले क्वेश्चन है वो पहले करो। शुरू का 1-1.25 घंटा शुड बी योर हाई एफिशिएंसी वाला टाइम, जिसमें आप वो काम कर रहे हो जिससे आपके 40 नंबर तो बन ही रहे हैं। ये चीज साहिल सर भी सिखाते हैं। 40 नंबर अपने पहले खींचो शुरू के 1-1.25 घंटे में। फिर आओ जी अपने एमसीक्यू पोर्शन। एमसीक्यू पोर्शन में भी पहले ना इंडिविजुअल एमसीक्यू होते हैं किसी किसी पेपर में, मतलब एक तो होती है केस स्टडी, केस स्टडी के अलावा इंडिविजुअल क्वेश्चन भी होते हैं, छोटे छोटे 2 नंबर का 1 नंबर का, पहले वो सॉल्व करो। केस स्टडी पढ़ने से पहले उसके 5 क्वेश्चन पढ़ डाल। अब आपको तो क्लासेस में चैप्टर वाइज केस स्टडी करवाएंगे। होता क्या है कि एग्जाम में कोई कोई 2 चैप्टर्स की मिलाकर भी आ जाती है, या एक चैप्टर की भी अगर आ रही है, तो पहले तो ना आप एमसीक्यू पढ़ डालो, और आपको आइडिया लग जाता है कौन से चैप्टर का कौन सा कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, और उसके बाद केस स्टडी पढ़नी शुरू करो। केस स्टडी में बस एक बच्चे को डराने के लिए ना रिडंडेंट इंफॉर्मेशन इतनी डाल देते हैं कई बार ये, कि हमको जब पहले से आइडिया है व्हाट आर दी क्वेश्चंस, तो मुझे पढ़ते पढ़ते आइडेंटिफाई हो जाएगा ये क्वेश्चन काम, ये इंफॉर्मेशन काम की है या नहीं। ठीक है, तो फिर तब आप केस स्टडी सॉल्व करोगे। एंड ध्यान से सुनना, जस्ट बिकॉज इट इज अ केस स्टडी, इसका ये मतलब नहीं है कि कैलकुलेटर पे सॉल्व की आंसर का गोला भरा और हो गया। गलती यहीं पर होती है। लिख कर सॉल्व करो। यू हैव अ प्रॉपर स्पेस फॉर रफ वर्क इन योर क्वेश्चन पेपर ऑल्सो। पूरा लिख कर करो। हाँ, हम नहीं कह रहे हैं कि प्रेजेंटेशन के पीछे जाना या वर्किंग नोट बनाने हैं, बट जो काम लिखना है तो लिखना है। अभी आप चेक करो, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36, बेटा हो गया क्वेश्चन ये? क्वेश्चन नंबर 36 हो गया? 36 ही हो गया? कोई नहीं, सुन, मैं बार बार वैसे भी रिमाइंडर्स तो देती रहती हूँ। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 36 में आपने एमसीक्यू की रीडिंग ले ली। कैलकुलेट एफएल, पीवी रेशो, ईपीएस, एसेट टर्नओवर। कैलकुलेट मिनिमम लेवल ऑफ सेल्स विच मस्ट बी अटेन्ड टू एटलीस्ट पे फाइनेंस कॉस्ट। बेटा फाइनेंस कॉस्ट पे करने से पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट पे करनी है। कहने का क्या मतलब है बेटा, एक हमारे पास ईपीएस 0 हो जाए, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट एक तरीके से पूछ रहे हैं, राइट। नाउ ये चीजें बोली ना, आप चेक करना जहां तक बेकार की बात है, पढ़ के देख लो, खास कुछ नहीं है। मेन इंफॉर्मेशन यहां से शुरू होती है। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, सेल्स कितनी है, 12% डिबेंचर, इक्विटी शेयर कैपिटल, इनकम टैक्स रेट। ओएल 1.4 है, सीएल 2.8 है। ठीक है, उसके बाद ये भी कुछ खास नहीं है। अब बताओ जी, सभी बच्चे, हाँ जी, पहले एमसीक्यू, पहले का बी आर इनकम स्टेटमेंट लिख के बनाई थी। यस Isn't this question similar to जो आज हमने 22 किया, इसके जैसे 35 आपको होमवर्क में दे दिया। फटाफट से सॉल्व करो यहीं बैठे बैठे, सारी चीजें सॉल्व करो बच्चे। मैं बता देती हूँ, एक सेकंड में बेटा। सेकंड रिक्वायरमेंट का आंसर है सी, थर्ड का है बी। ये तो आज जैसे क्वेश्चन ही है। ईपीएस इज 1.05, ठीक हो गया। एसेट्स टर्नओवर 0.784, आज वाली तो क्वेश्चन है ये, वही तो फिगर्स है, और फिर इसका आंसर ए होगा। आज वाला ही क्वेश्चन है, मुझे लगता है कुछ जीरोस कम ज्यादा कर दी होंगी। बिल्कुल आज वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 की जैसी फिगर है ये तो।
क्वेश्चन नंबर 22 के जैसी फिगर है एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन जैसे किया वैसे कर लो, खत्म करो। बस लिख कर करना होता है। ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट जिसमें यू विल टेक ऑपरेटिंग फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। हम फिफ्थ का है। हाँ जी, कंप्लीट कर लीजिए। टाइम लगता है कंप्लीट करने में, कैलकुलेटर वाला काम नहीं करना, लिख के कर लो। मुझे बताना अभी तक होमवर्क में क्या क्या असाइन था ऑलरेडी। 20th और 35। हाँ जी, आज का होमवर्क नोट कर लीजिए। 5 क्वेश्चंस हैं। ऑलराइट, ऐसा है जिसका काम चल रहा है वो बच्चे बैठे रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, बिना क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट किए जाना नहीं है। और जिनका हो चुका है होमवर्क नोट डाउन कीजिए और आप लोग जा सकते। अटेंडेंस होगी थी, 5th वाला बता देते बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म, क्वेश्चन नंबर 36 चल रहा है अभी। यस मैम, बस लास्ट वाला कर रही हूँ। हाँ जी, आई एम रिपीटिंग दी होमवर्क, ध्यान से सुनिए। 20, 25, 28, 30 एंड 35। ओके, डन है जी। ऑल राइट।